वेलकम स्टूडेंट्स। हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशुतोष शुक्ला और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल्स में। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम किस चीज़ की बात करने वाले हैं? क्लास 9th के बायोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर फर्स्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के आगे की लाइफ के बारे में। उस जितना हमने पिछले वीडियो में कवर किया उसके आगे की बात यहाँ पे हम करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया? पिछले वीडियो में हमने आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया, सेल वॉल के बारे में बताया, उसके बाद फिर मैंने आपको न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, इन सारी चीज़ों के बारे में पिछले वीडियो में बता दिया। अब इस वीडियो में हम सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस या गोल्गी बॉडी जिसको बोलते हैं आप लोग, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम्स यहाँ पे राइबोसोम्स, दोनों चीज़ें डिफरेंट है। उसके बाद वैक्यूल्स एंड एट लास्ट हम सेल डिवीजन के बारे में देखेंगे कि सेल डिवीजन क्या होता है। तो यहाँ पे हमें आज की इस वीडियो के बाद इस चैप्टर को हम यहाँ पे फिनिश कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इस चैप्टर की बाकी सारी चीज़ें मैं पहले ही कवर अप कर चुका हूँ। तो अगर आपने अभी तक उन दोनों वीडियो को हमारे नहीं देखा इस पहले चैप्टर के, तो जाके उन्हें देख लीजिए, क्योंकि अगर जब तक आप वो नहीं देखेंगे तो इन सारी चीज़ों को समझने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम आने वाली है स्टूडेंट्स। तो फिर जाइए उनको देख लीजिए पहले, फिर हम यहाँ पे इस वीडियो को आप देखिए। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इस वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेल ऑर्गेनेल्स का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने किसका आपको सेल ऑर्गेनेल्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। अब यहाँ पे हम उसके बारे में बात करने वाले, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं जितना आप देख रहे हैं यहाँ वैक्यूल्स तक, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स ही हैं। ओके, तो फिर देखो सेल ऑर्गेनेल्स ये होते क्या है? दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ सेल। कंपोनेंट्स ऑफ सेल, ये क्या होते हैं? सेल के कंपोनेंट्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। और हर डिफरेंट कंपोनेंट्स के, क्योंकि देखो कंपोनेंट 7 हैं, तो हर डिफरेंट कंपोनेंट्स का अपना सेपरेट सेपरेट फंक्शन है। किसी का फंक्शन कुछ है, किसी का फंक्शन कुछ है, हर कंपोनेंट्स का अपना अलग अलग फंक्शन है। अभी हम सारे यहाँ पे जितने कंपोनेंट्स हैं, सब कंपोनेंट्स के फंक्शन को मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो फिर वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। अब देखो सेल ऑर्गेनेल्स तो मतलब यही है, कंपोनेंट्स ऑफ द सेल होते हैं, हर कंपोनेंट का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। अब बात करते हैं हमारा जो पहला है, क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है पहला? ई आर, हम शॉर्ट फॉर्म में इसको ई आर भी बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। देखो इसको और भी कुछ बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं इसको? देखो कहीं पे इसको हम बोलते हैं चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, और या कभी कभी इसको हम नेटवर्क फॉर ट्रांसपोर्टेशन भी बोल देते हैं। नेटवर्क फॉर ट्रांसपोर्टेशन पूरा वही है, ठीक है। अब देखो इसको चैनल फॉर ट्रांसपोर्टेशन और नेटवर्क फॉर ट्रांसपोर्टेशन क्यों बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन वर्ड से तो आप लोगों को एक बात समझ में आ गई कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। और बाकी आप ट्रांसपोर्टेशन पूरा डिटेल हमारी बॉडी में कैसे होता है कब पढ़ेंगे आप लोग? आप पढ़ेंगे क्लास 10th में। तो फिर यहाँ पे देखो चैनल फॉर ट्रांसपोर्टेशन मतलब किसी सामान का ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये मीडियम या चैनल या नेटवर्क जिसको बोल सकते हैं हम। अब देखो ये करता क्या है, क्या चीज ट्रांसपोर्ट करता है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास से, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो चीजें जरूरी होती हैं वो कहां तक ले जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो चीजें जरूरी होती हैं वो कहां तक ले आता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक। तो क्या कर देता है? सबसे पहले तो ये होता क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक, किस चीज की तरह की नेटवर्क? नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का नेटवर्क होता है। किसका नेटवर्क होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का नेटवर्क होता है। कहां से कहां तक होता है? फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे आप सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, दोनों बातें सेम है, ठीक है। क्या होता है ये? नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का नेटवर्क है फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। और सामान कहां से मटेरियल्स कहां ट्रांसपोर्ट करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, दोनों चीजें ट्रांसपोर्ट करता है। और ये होता कहां कहां है? यूकैरियोटिक सेल्स में होता है बस। एब्सेंट किसमें होता है? एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड
आरबीसी, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स और आरबीसीज में एब्सेंट होता है। अब देखो ये दो तरीके के होते हैं हमारे, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है? नंबर फर्स्ट अगर हम बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर सेकंड अगर हम बात कर ले तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? रफ मतलब सरफेस जिसका रफ हो, खुरदुरा सरफेस हो। क्यों? क्योंकि उसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तब फिर हम आगे आपको इन दोनों के बारे में बात करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अब हम रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें उससे पहले आप देख लीजिए कि जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो दोनों सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनिमल सेल के बारे में। तो यहाँ पे जो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है ये पूरा एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। अब देखो सबसे आउटर जो इसकी कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब देखो यहाँ पे जो सेंटर में है ये क्या है? न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस सेंटर में रहता है क्योंकि यहाँ पे वैक्यूल छोटे रहते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। और ये देखो ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर है किसका है? वैक्यूल का। और ये देखो दो न्यूक्लियस के साइड साइड निकले हुए क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये देखो कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको डॉट्स दिख रहे होंगे और कुछ एकदम प्लेन है, ठीक है। तो जो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको डॉट्स दिख रहे हैं ये क्या है? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्यों? क्योंकि इसके सरफेस पे क्या है? राइबोसोम्स मौजूद है। इसका सरफेस किस तरह से है? रफ है। और जिसके ऊपर डॉट्स नहीं दिख रहे हैं वो क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, बात क्लियर हुई। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे यहाँ पे क्या है? ये गोल्गी बॉडी है जिसको आप गोल्गी एपेरेटस भी बोलते हो। और उसके बाद ये यहाँ पे है ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये लाइसोसोम्स हो गया। और बाकी ये पूरा किसकी का स्ट्रक्चर है? एनिमल सेल। और ये सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ देखो इसका डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको पूरा डिटेल स्ट्रक्चर बना के समझाया है। उसके बाद ये क्या है? अंदर इसके क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं। तो ये बात हो गई किसकी? हमारी एनिमल सेल्स की। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं प्लांट सेल की। तो देखो एनिमल सेल में आपको केवल एक सिंगल कवरिंग दिख रही होगी, यहाँ पे आपको डबल कवरिंग दिख रही है। देखो डबल कवरिंग में जो आउटर कवरिंग है ये क्या है? सेल वॉल है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सेल वॉल फुल्ली परमिएबल होती है। तो इसी तरह से देखो कि परमिएबल है, कहीं से भी कुछ भी इसके अंदर जा सकता है। उसके बाद उसके अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के बाद यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पे सेंटर में नहीं है, न्यूक्लियस यहाँ पे किस पे? पेरीफ्री पे है। क्यों है? मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि वैक्यूल के साइज लार्ज होने के कारण यहाँ पे ये न्यूक्लियस शिफ्ट होकर किस में आ जाता है? पेरीफ्री पे आ जाता है। अब देखो ये जो लार्ज साइज का आपको दिख रहा है ये है वैक्यूल। उसके बाद वैक्यूल के जस्ट ऊपर यहाँ पे गोल्गी बॉडीज हैं। उसके बाद ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साइड में क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और जो इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है वो क्या है? हमारा साइटोप्लाज्म है। तो ये बात होगी किस चीज की? एनिमल सेल की। और ये बात हो गई प्लांट सेल की। देखो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे नहीं देखा। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण क्या होते हैं? प्लांट सेल्स क्या होती है? ग्रीन कलर में होती है। लेकिन एनिमल सेल्स भी ग्रीन कलर की होती है क्या? नहीं होती ना। तो इसीलिए एनिमल सेल्स में क्लोरोफिल नहीं होता। तो ओके स्टूडेंट्स, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, तब फिर हम आपको आगे बताते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके स्टूडेंट्स, तो स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे किस किस चीज के बारे में? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैंने आपको बता दिया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है, उसका नाम रफ क्यों पड़ा? क्योंकि उसके सरफेस पे क्या होता है? हैव राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। उसके सरफेस पे क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। और राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस की साइट। साइट मतलब लोकेशन, एक तरीके से देख लें, जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अब सिंथेसिस मतलब क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन बनना, जहां पे प्रोटीन बनती है। उसके बाद अब देखो ये प्रोटीन बनती कैसे है? आरएनए के पास मैसेज होता है प्रोटीन बनाने का, और किससे? और राइबोसोम में आके प्रोटीन बनती है। इसका पूरा प्रोसेस आप क्लास 12th में पूरा डिटेल पढ़िए, किस किस तरीके से आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, सब पढ़ेंगे आप लोग, परेशान न होइएगा। अभी आपके सिलेबस में नहीं है ये। अभी आपके सिलेबस में बस इतना ही है कि आप ये जान लीजिए कि प्रोटीन कहाँ बनती है? राइबोसोम बनती है। तो ये बात हो गई हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। तो राइबोसोम्स एब्सेंट हो गए तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस तो फॉर्म है पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है? हेल्प्स इन मेकिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। किसके मॉलिक्यूल्स बनते हैं? फैट मॉलिक्यूल्स। और फैट को ही कभी कभी आप और भी एक नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं उसको? फैट को ही लिपिड्स भी बोलते हैं।
फैट को ही लिपिड्स भी बोलते हैं, तो कहीं कहीं बुक में आपके लिपिड्स भी होगा तो कंफ्यूज ना होइए, फैट को ही, फैट मॉलिक्यूल्स को ही लिपिड मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन क्या क्या? ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, क्या ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक सब्सटेंसेस ले जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक भी ले आता है। तो यहां पे लिख दें एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब समझ रहे हो? ग्रामर वाले स्टूडेंट्स समझ रहे हो? ग्रामर तो सब पढ़ते हो, 9th में होगा, समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूं कि ये क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा जस्ट उल्टा मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सब्सटेंस ले आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक भी सब्सटेंस ले आता है जो जरूरत होती है, और गिव्स इंटरनल सपोर्ट टू सेल, ये सेल को क्या करता है? इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक। और RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, यहां पे मैं आपको बता दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में फॉर्म करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन फैट सिंथेसिस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपको थोड़ा एक बार रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम दिखा दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना होइए। देखो मान लो हमारा ये न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके बाद इधर से ऐसे ये निकला हमारा एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया। एक मान लो हमारा और न्यूक्लियस है, ये ठीक है। तो देखो इसके जो सरफेस होते हैं पूरे सरफेस पे ऐसे, पूरे सरफेस पे ठीक है, पूरे सरफेस पे इससे ये डॉट 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 रहते हैं। ये डॉट्स क्या होते हैं? ये होते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसके सरफेस पे डॉट्स नहीं होते, मतलब राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। ये क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ओके स्टूडेंट्स, तो बात क्लियर हो गई। अब देखो ये होगा हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम बात करेंगे इसमें अगला अपना दूसरा टॉपिक गोल्गी बॉडी के ऊपर हम बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे किसके? अपने दूसरे टॉपिक गोल्गी एपरेटस के बारे में। देखो गोल्गी एपरेटस, इसको हम गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको? गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों नाम से इसको जान सकते हैं, बोल सकते हैं हम गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडी एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब देखो ये डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था? कैमिलो गोल्गी द्वारा। एक साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्गी, उन्होंने गोल्गी बॉडी को क्या किया था? डिस्कवर किया था, और इसके लिए इन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की, और एट लास्ट इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था कैमिलो गोल्गी को। और देखो होता क्या क्या ये गोल्गी बॉडी? कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो ये क्या होता है? एक मेम्ब्रेन बाउंड, इसमें कई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेम्ब्रेन किसी मेम्ब्रेन द्वारा लपेटे हुए कई स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल में अरेंज होते हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। सबसे पहले ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कई इस तरह के हल्का फुल्का डॉट्स, ये सब ओके। बात यहाँ पे समझ में आई? तो वो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं, ये इस फेस को बोलते हैं सिस फेस, ठीक है, इसको बोलते हैं सिस फेस। और ये जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं ट्रांस फेस, इसको बोलते हैं सिस फेस, इसको बोलते हैं ट्रांस फेस। और ये सब जो होती है ये इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं ना, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी, ठीक। ये जो होता है ये होता है ल्यूमेन। क्या होता है? ल्यूमेन, ठीक। तो देखो इसमें क्या हो गया? ये कई, देखो यहाँ पे क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, कई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, अरेंज पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल में अरेंज्ड हैं। बात क्लियर हो गई? तो इसमें क्या होता है? कई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल में अरेंज होते हैं। अब इसके फंक्शंस देखो ये क्या क्या करता है? स्टोर, मॉडिफाई, पैकेज एंड डिस्पैच।
क्या करता है, स्टोर करता है, मॉडिफाई कर देता है, स्टोर करके फिर मॉडिफाई कर देता है, फिर उसको पैक करके और फिर डिस्पैच मतलब बाहर फेंक देता है। किसको, सब्सटेंसेस सिंथेसाइज्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा जो जो सब्सटेंसेस सिंथेसाइज होते हैं, क्या क्या सिंथेसाइज होते हैं, प्रोटीन एंड लिपिड, उनको क्या करता है, स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, पैकेज करता है और डिस्पैच करके फिर बाहर फेंक देता है। बात क्लियर हो गई। और क्या करता है, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। देखो इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कई सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को लेके हम कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनता है। किसके हेल्प से, गोल्गी बॉडी के हेल्प से क्या बनता है, सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनता है। तो बात क्लियर हो गई, किसमें हेल्प करता है, ये ग्लूकोज के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ये फिगर हो गया किसका, गोल्गी बॉडी का। और ये पूरी डिटेल्स बात एकदम क्लियर, सिंपल सी बात है। ओके स्टूडेंट, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, तो फिर हम आगे बढ़े अपने दूसरे टॉपिक की ओर। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया गोल्गी बॉडीज का भी। अब हम बात करने वाले अपने तीसरे टॉपिक, दूसरा तो हो गया था, अब हम बात करेंगे तीसरे टॉपिक लाइसोसोम्स को। देखो लाइसोसोम्स को भी क्या क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स को बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्या बात है, सुसाइडल बैग, सुसाइड किसके किसके दिमाग में आ गया, सुसाइड करने के बारे में किसी के दिमाग में आया, आना भी नहीं चाहिए भाई, मरो जल्दी, खत्म हो, जनसंख्या बढ़ रही है ना, नहीं जनसंख्या तो कोरोना से खत्म हो जाएगी, तुम लोग सुसाइड ना करना। और देखो इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, क्लीननेस ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्लीननेस ऑफ सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, बस ये जान लो ये बोलते हैं। तो पहले और देखते हैं ये होता क्या है, ये कहाँ बनता है, फॉर्म बाय गोल्गी बॉडी, ये गोल्गी बॉडी द्वारा बनाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्मॉल स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल स्फेरिकल सैक लाइक मतलब बोरा, बोरे लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब देखो इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल, फॉरेन मटेरियल के डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, क्योंकि इसके पास देखो कई स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, इसके पास स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जिसकी हेल्प से क्या करता है, फॉरेन मटेरियल्स को डाइजेस्ट कर देता है और प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया और वायरस से भी प्रोटेक्शन करता है। कैसे प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि जब ये बैक्टीरिया वायरस जाएंगे इसके पास तो क्या कर देता है, ये उसको डाइजेस्ट कर देता है स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू, तो हमारी उससे डिसीज से प्रोटेक्शन हो जाती है। और हेल्प्स टू सेल क्लीन, अब सेल को क्लीन करने में कैसे हेल्प करता है ये बात देखो, क्योंकि यहाँ पे क्लीननेस ऑफ सेल भी देखा है, तो वो क्लीन करने में हेल्प इस तरह से करता है, जब अगर कोई भी जैसे सेल के अंदर कोई भी क्या हो जाए, सेल ऑर्गेनेल्स जो हो वो डेड हो जाए, ठीक है, खत्म हो जाए, तो वहाँ पे वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हेल्प हो जाएगी। और कोई भी क्या हो, फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर आ जाए जो क्या हो सेल के यूज का ना हो, तो वो भी सेल के लिए वेस्ट हो जाता है। तो ये क्या करता है, इस स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से उन सबको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है और सेल को एकदम साफ सुथरी बना देता है। नीट एंड क्लीन, स्वच्छ भारत मिशन, तो यहाँ पे क्या चला जाता है, स्वच्छ सेल मिशन ना, बिल्कुल। अब देखो इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, अगर कोई कंडीशन इस तरह की आ जाए कि सेल क्या हो जाए, रप्चर हो जाए, सेल खराब हो जाए या सेल में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ये क्या करता है, ये इसके अंदर के जो स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये इसके खुद की बॉडी को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं। मतलब कि जिस सांप को दूध पिलाया उसने खुद को ही डस लिया, तो जिसके अंदर जितने स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसको खुद को डाइजेस्ट कर जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, क्योंकि खुद से डाइजेस्ट करना मतलब सुसाइड हो जाना, तो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ओके स्टूडेंट, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, तो फिर अपने दूसरे टॉपिक की ओर बढ़े। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ओके स्टूडेंट्स, तो स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो गया, आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखो यार माइटोकॉन्ड्रिया काफी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है, इसका कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, शॉर्ट नोट पूछ लेता है, लाइट शॉर्ट नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया को हम और किस किस नाम से जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। अब भाई पावर हाउस का मतलब क्या होता है, बिजली वाला पावर हाउस, जिसमें क्या होती है, बिजली स्टोर होती है और हमारे घरों तक सप्लाई होती है, तो वो हो गया बिजली वाला पावर हाउस। और ये किसका, ये हमारे सेल का पावर हाउस है। अब देखो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एनर्जी होती है वो स्टोर होती है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राई, ये ट्राई नहीं हुआ यार, ट्राइफॉस्फेट।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसी फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, अब देखो ये इसका स्ट्रक्चर देख लो, ये क्या होता है, स्मॉल रॉड शेप्ड ऑर्गेनेली, मतलब ये स्मॉल होता है, रॉड शेप्ड इसका स्ट्रक्चर होता है। इट हैज डबल मेम्ब्रेन, इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टी, जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। अब कैसे होती है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे ये एक हम बना लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का सिंपल सा स्ट्रक्चर। ओके, ये क्या हमारा सिंपल सा माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बात, बहुत सुंदर बन रहा है ना, बहुत ज्यादा। अब देखो ये हो गया एक सिंपल सा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। देखते हो एकदम सिंपल से, जिस स्टेप्स मैं बना रहा हूँ ऐसे फॉलो करते जाओ, तो एग्जाम में बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपकी बुक्स में बहुत भयानक भयानक डायग्राम्स दिए होंगे इसके। तो देखो मेरे स्टेप्स को आराम से फॉलो कर लो तो तुम्हारे डायग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो ऐसे ये पूरे में होते, तो मैं पूरे में नहीं बनाने वाला हूं। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का, ये हो गया हमारा आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गई हमारी इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन में ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसी को बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टी। जो इनर में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसे बोलते हैं क्रिस्टी, और इसके अंदर जो सब्सटेंस फिलअप होता है उसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा टेबल टेनिस लाइक स्ट्रक्चर बना है इसको बोलते हैं और F1 पार्टिकल बोलते हैं इसको हम, या तो F1 पार्टिकल बोल सकते हो या बोल सकते हो ऑक्सीजोम। ठीक है, इसी में एटीपी स्टोर होता है, ये जो F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम है इसी में होता है, इसको हम ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। तो ये तुम्हारा सिंपल सा स्ट्रक्चर तैयार हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का, एकदम परफेक्ट डायग्राम है, कोई गलत नहीं काट सकता इसको। तो देख लिया डायग्राम समझ में आया, स्मॉल रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है इसका, उसके बाद डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन ये हो गई, इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। अंदर क्या फिलअप होता है, मैट्रिक्स, और इसके जो पार्टिकल होते हैं इसको बोलते हैं F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम। ठीक है, लाइक क्रिस्टी, और हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम, इसके पास इसका खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। अब देखो ये फंक्शन क्या क्या करता है, प्रोवाइड एनर्जी फॉर वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, सेल की वाइटल एक्टिविटीज के लिए, जितनी भी सेल की जरूरी एक्टिविटीज है सबके लिए ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। बिल्कुल, बहुत सही। स्टोर्स एनर्जी को स्टोर करता है, और कौन सी एनर्जी को स्टोर करता है, सेल में जो रिएक्शन होते हैं केमिकल रिएक्शन, किसके लिए, एटीपी को बनाने के लिए। ठीक है, सेल में एटीपी को बनाने के लिए कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उन्हीं केमिकल रिएक्शन द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको कौन स्टोर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करता है। किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। बात क्लियर हो गई, क्योंकि यार देखो जब एनर्जी मान लो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो गई, तो सारी की सारी एनर्जी अगर हम एक समय में यूज कर लें, तो जैसे हम खाना खाए, खाना खाने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उसके बाद हम तुरंत सारी एनर्जी यूज कर डालें, फिर क्या हो, फिर अगर हम मान लो हमें कभी एक दिन मान लो खाना नहीं मिला, तो उस दिन तो हम मर गए, एनर्जी ही नहीं हमारी बॉडी में, तो हम खत्म। ऐसा होता है क्या, कभी कभी होता है ना कि जिस दिन आदमी या तो व्रत रहता है या कुछ रहता है तो उसको भोजन नहीं मिलता, या कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस दिन उसको खाना नहीं मिलता, तो क्या उस दिन बॉडी नहीं चलती है। कहाँ से एनर्जी मिलती है, यही जो स्टोर्ड एनर्जी रहती है, इसी स्टोर से एनर्जी से हमारी बॉडी का फंक्शन चलता है। और क्या करता है, इसके पास भाई खुद का राइबोसोम हो गया, तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए तो जाना ही जाता है, इसलिए एबल टू मेक प्रोटीन, अपना खुद का ये प्रोटीन भी बना सकते हैं। तो बात क्लियर हो गई माइटोकॉन्ड्रिया तक की। तो स्क्रीनशॉट लो फटाक से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ओके स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आपने माइटोकॉन्ड्रिया तक कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स, क्या है वो, प्लास्टिड्स के बारे में। लोग यार प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड्स मतलब जैसे हमारा जो फ्रूट होती है, लीव्स होती है, फ्लावर्स होती है, जो कलर होता है किसके कारण आता है, ये इन्हीं प्लास्टिड्स के कारण ही इनका कलर आता है। किस प्लास्टिड से कैसे कलर आता है ये आप देखिए। सबसे पहले प्लास्टिड प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, ये केवल प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। क्यों, क्या एनिमल्स, कभी आपने देखा क्या एनिमल्स में भी ग्रीन कलर आ गया, रेड कलर आ गया, नहीं देखा ना। वो कभी कभी जब हम बीमारी के कारण आ जाता है तो उसमें प्लास्टिड्स नहीं होते, वो इन्फेक्शन होता है। उसके बाद यूजुअली स्फेरिकल इन शेप, ज्यादातर हमेशा स्फेरिकल शेप में होते हैं, स्फीयर टाइप। हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम, इसके पास खुद का डीएनए एंड राइबोसोम हो गया। अब भाई राइबोसोम हो गया तो मतलब पता चल गया कि प्रोटीन बन जाएगी इसके पास, उसकी बात छोड़ो। अब देखो इसके कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब तीनों प्लास्टिड्स का अपना अलग अलग फंक्शन है। क्या क्या फंक्शन है, देखो सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल के प्रेजेंट के कारण ग्रीन कलर का होता है।
कंटेन्स क्लोरोफिल बता दिया। प्रिपेयर फूड फॉर फोटोसिंथेसिस, किसके द्वारा फूड बनाता है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस क्लास 10th के सिलेबस में आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा एकदम बढ़िया से। ओके, तो ये बात हो गई फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाता है। अब देखो ये क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर देख लो हल्का, ये देखो स्ट्रक्चर हो गया डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद जो अंदर का पार्ट होता है, इसको एक पार्ट होता है स्ट्रोमा, और जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। और जो ग्रेनम की एक सिंगल यूनिट होती है उसको बोलते हैं थैलाकोइड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होते हैं जो आप लोग आगे पढ़ोगे, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन ग्रेनम पार्ट में होता है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा पार्ट में होता है, वो पूरा आप डिटेल पढ़ोगे क्लास 10th में। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट के बारे में। देखो यार क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होता है, मतलब इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर हो सकते हैं। प्रोवाइड कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड करता है। इससे ये पता चल जाता है कि देखो फ्लावर्स, लीव्स तो मान लो एक ही कलर की होती है, श्योर है, और फ्लावर्स एंड फ्रूट्स क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं कि नहीं होते? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो उनको क्या करता है? क्रोमोप्लास्ट उनको कलर प्रोवाइड कराता है। देखो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपकी हो सकता है बुक्स में भी हो, कि जो टोमेटो का रेड कलर होता है वो ग्रीन से रेड कैसे कन्वर्ट हो जाता है? ये क्वेश्चन आता है, पॉपुलर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सिंपल सा है कि जो उसका क्लोरोप्लास्ट होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट में, बस। अब हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। देखो ल्यूकोप्लास्ट, ये ग्रीन कलर हो गया, ये कलरफुल हो गया, ये बात होगी ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? कलरलेस होता है। अब भाई जब ये कलरलेस हो गया तो ऐसा तो कोई सब्सटेंस ही नहीं जिसका कलरलेस हो, जो कलरलेस हो। प्लांट्स में ऐसा कोई सब्सटेंस होता है, ऐसा कोई पार्ट होता है क्या प्लांट्स का जो कलरलेस होता है? ना, मैंने तो आज तक नहीं देखा। आपने देखा? देखा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? कलरलेस होता है। अब हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट, तो जब ये किसी पार्ट का कलर नहीं दे सकता तो क्या करता है? स्टार्च, प्रोटीन और फैट को स्टोर करता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी प्लास्टिड्स के बारे में, पूरी बात एकदम क्लियर समझ में आ गई आपको। कितने टाइप के होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस। ओके स्टूडेंट, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, तब हम बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया प्लास्टिड्स का। अब हम बात करने वाले अपने दूसरे टॉपिक क्या हो? राइबोसोम्स का। अभी तक आपने हर लगभग का इसमें देखा होगा कि कंटेन्स इट्स ओन राइबोसोम एंड राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जान गया तो सिंपल से थोड़ा सा इसकी बात कर लें, बाकी तो आप इसके बारे में अभी तक समझ ही गए होंगे। देखो राइबोसोम्स मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, किससे मिलकर बना होता है? आरएनए से और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। दीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, किसकी साइट है? ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर बनती है। टाइप्स ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं, 70s टाइप्स ऑफ राइबोसोम एंड 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स। अभी इनका कैसे इनको क्लासिफाई करते हैं डिटेल्स आप लोग आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि 70s क्या होता है, 80s क्या होता है, ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो राइबोसोम्स में क्या बनता है? प्रोटीन यहाँ पे सिंथेसिस होती है, किसकी हेल्प से? आरएनए की हेल्प से। और कैसे होती है ये सारा डिटेल आपको क्लास 12th में मिलेगा। और अब बात करते हैं हम अपना वैक्यूल्स के बारे में। तो वो वैक्यूल्स के आगे मैंने लिखा है स्टोरेज, मतलब ये कौन से काम में आते हैं? मेन इनका काम होता है स्टोरेज का काम, इनका मेन होता है। These are the storage sacks for solid and liquid contents, ये सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स को स्टोर करने के लिए सैक्स, मतलब एज अ सैक मतलब बोरा टाइप के, कुछ थैले टाइप में होते हैं। अब देखो स्मॉलर इन एनिमल सेल्स, ये क्या होते हैं? एनिमल सेल्स में स्मॉल मतलब छोटे होते हैं, और लार्जर इन प्लांट सेल, प्लांट सेल्स में काफी बड़े बड़े होते हैं। अभी मैंने डायग्राम में आपको बताया था कि प्लांट सेल में ये बड़ा सा और एनिमल सेल में छोटा सा रहता है, ठीक है। और लार्जर इन प्लांट सेल में अबाउट 50 to 90% ऑफ बॉडी, प्लांट सेल में पूरे प्लांट की बॉडी के अबाउट 50 to 90% क्या हो जाता है? केवल वैक्यूल ही हो जाता है। किसकी बॉडी के? प्लांट की बॉडी के नहीं, बॉडी ऑफ सेल की, प्लांट सेल की बॉडी के 50 to 90% हो जाता है। सेल की जो सेल का साइज रहता है उसके 50 to 90%। अब प्लांट की बॉडी के बराबर थोड़ी ना राइबोसोम हो जाएंगे। तो बात यहाँ पे क्लियर हो गई वैक्यूल्स और राइबोसोम पे। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, तो हम अपने दूसरे टॉपिक की ओर बढ़े। ओके स्टूडेंट्स, तो स्क्रीनशॉट हो गया आप लोग का, ठीक है। अब हम इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की ओर आते हैं। क्या है इस वीडियो का लास्ट टॉपिक? इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है हमारे पास सेल डिवीजन। सेल कैसे डिवाइड होती है, सेल डिवीजन का क्या क्या प्रोसेस होता है वो मैं बताता हूं आप लोग को। सेल डिवीजन, अब देखो
बॉडी में सेल्स, हाँ कोई ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस कर देता है अपने दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन जो बॉडी की सेल्स बढ़ती हैं वो कैसे बढ़ती हैं, एक दूसरे से डिवाइड होके। सेल थ्योरी जब मैंने आपको बताया था तो बताया था ना कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सभी सेल्स क्या होती है अपने पुरानी सेल्स से ही आती हैं। कैसे आती हैं, सेल डिवीजन के थ्रू। अब देखो सेल डिवीजन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेल डिवीजन। क्या होता है, प्रोसेस by which new cells formed in the body of organism। किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नए सेल्स फॉर्म करने की जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। अब देखो ये सेल डिवीजन टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 माइटोसिस और नंबर 2 होता है मियोसिस। क्या बात है, दो हो जाएंगे, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब देखो माइटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल कितने सेल्स में डिवाइड हो जाती है, 2 सेल्स। माइटोसिस में हमें रिजल्ट में कितनी सेल्स मिलती हैं, 2 सेल्स। और मियोसिस में कितनी सेल्स मिलती हैं, 4 सेल्स। कितनी सेल्स, 4 सेल्स। अब देखो जैसे मान लो एक हमारे पास एक यहां पे सेल है, ठीक है, उसके पास क्या भाई, हाँ ठीक है, कितने क्रोमोसोम्स हैं, 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, अगर आप देखोगे तो 2 दिख रहे हैं आपको यहाँ पे ना। अब देखो 2 नहीं, सॉरी एक्चुअली पेयर में होते हैं ना, तो कितने पेयर हैं, 2 पेयर हैं, क्रोमोसोम कितने हैं, 4 है। ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, ह्यूमन में होता है 23 पेयर एंड 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो देखो अगर यहाँ पे जब माइटोसिस हुई तो ये क्या होता है, ये यहाँ पे 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और लेकिन क्रोमोसोम का जो नंबर है दोनों में, माइटोसिस में क्या हुई, एक सेल है, इसको हम बोलते हैं मदर सेल, ठीक है। ये सेल क्या होती है, ये होती है मदर सेल। उसके बाद यहाँ पे जो बनेगी ऐसे, फिर उसके बाद इनमें जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो सेम रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जो क्रोमोसोम का नंबर होगा दोनों सेल्स में, जैसे इसमें 4 हैं, 4 क्रोमोसोम हैं, तो इसमें भी 4 क्रोमोसोम रहेंगे। और ये जो होती हैं इन सेल्स को क्या बोलते हैं हम, डॉटर सेल्स। ये जो बनी है मदर सेल, जो डिवाइड होगी वो मदर सेल, और जो सेल्स बनी वो क्या हुई, डॉटर सेल्स। तो ये हो गई हमारी, क्या हो गई ये प्रोसेस, माइटोसिस, ठीक है। और अगर हम यहीं पे मियोसिस की बात कर लें तो यहां पे एक जैसे सेल है ये, इसके पास 1 2 3 4, ठीक है, कितने 4 क्रोमोसोम्स हैं। तो ये क्या होगा, 4 सेल्स में तो डिवाइड हो जाएगी, लेकिन इसके पास जो क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम के नंबर्स क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। जो हमारे पास ओरिजिनल सेल के जो क्रोमोसोम्स थे उससे ये क्रोमोसोम्स हाफ हो गए ना। देखो यहां पे कितने क्रोमोसोम्स हैं, एक 2 पेयर है, यहां पे कितने कितने पेयर हो गए, सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए। तो बात यहां पे समझ में आई। तो क्रोमोसोम के नंबर क्या हो जाते हैं इसमें, मियोसिस। इसमें क्या हो जाते हैं, माइटोसिस में क्या रहता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम, ठीक है। और मियोसिस में क्या हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ, ठीक है। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं और मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये मियोसिस और माइटोसिस होता कहां कहां है, तो देखो माइटोसिस जो होता है वो सभी बॉडी सेल्स में होता है, जितनी बॉडी सेल्स डिवाइड होती है उसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। और मियोसिस क्या होता है, मियोसिस केवल गैमेट्स जहां पे फॉर्म होते हैं वहां पे, केवल रिप्रोडक्टिव सेल्स में जहां पे गैमेट्स फॉर्म होते हैं वहां पे केवल माइटोसिस होता है, सॉरी मियोसिस वहां पे होता है, बाकी माइटोसिस पूरी बॉडी में होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर
टेक्स प्लेस इन ऑल बॉडी सेल्स। फोर सेल्स बनती है ना, और उसके बाद कहाँ होता है, टेक्स प्लेस ओनली इन रिप्रोडक्टिव पार्ट फॉर गैमेट फॉर्मेशन। जहां पे केवल गैमेट फॉर्मेशन होता है वहां पे ही क्या बनता है, वहां पे मियोसिस होता है। देखो गैमेट्स में क्या होता है, जब गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रहेंगे तो एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट जब तक कंबाइन हो जाएंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिर डबल हो जाएंगे ह्यूमन की तरह। तो बात क्लियर हो गई, तो इसका स्क्रीनशॉट लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। अब देखो मैं आप लोगों को बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्यों कहता हूं, देखो स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आप लोग को इसलिए कहता हूं क्योंकि अभी आप लोग क्या करिए, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जैसे मैं लेक्चर चल रहा है, वीडियो लेक्चर, इसी टाइम नोट करते रहते हैं, तो क्या होता है कि वो ना पूरी तरीके से समझ पाते हैं ना पूरी तरीके से चीजों को नोट कर पाते हैं। तो आप बीच में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर चीजों को समझिए, समझते रहिए। उसके बाद जब आप अपनी नोट्स बनाइए तो यहाँ पे आपकी स्क्रीनशॉट्स रहेंगे और अपनी बुक्स दोनों को कंपेयर करके बढ़िया से आपकी नोट्स तैयार हो जाएंगी। क्योंकि देखो यार, जब तक खुद के नोट्स नहीं रहेंगे तब तक पढ़ाई करने में मजा नहीं आता। तो नोट्स खुद के होने चाहिए हमेशा, ठीक है। बाकी नोट्स तो आपको कई जगह मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे, हमारे चैनल में भी मिल जाएंगे, लेकिन आपके नोट्स खुद के जब नोट्स आप अपने बनाओगे तो पढ़ने में बहुत मजा आएगा देख देख के। अब देखो आज के क्वेश्चंस आप नोट कर लो और इनको अपने नोट्स में शामिल कर लेना ताकि आपको एग्जाम टाइम में आसानी हो। सबसे पहले राइट शॉर्ट नोट ऑन नंबर फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर सेकेंड गोल्गी बॉडी, नंबर थर्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है, कैसे होता है, पूरा यहाँ पे आपको बताना है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा आज का ये वीडियो पूरा टॉपिक खत्म हुआ। आपको अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, नहीं तो आप हमारी वेबसाइट पे हमें कांटेक्ट कर लीजिए या तो आप हमें ईमेल कर दीजिए, और नहीं तो आप अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी हमसे जुड़ जाइए, वहाँ पे भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। विदिन 24 आवर मैं खुद आपको आपकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के साथ रिस्पॉन्ड करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर और इसके बाद इस वीडियो में जहां भी जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें जरूर बताइए। और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करेंगे यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि सब लोग इसको देखें और पढ़ें। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।